नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत रोचक और काम का होने वाला है जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और नौकरी लेने के लिए लाइन में लगने के बजाय नौकरी दे सकें ऐसा अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये अगली कड़ी है उन एपिसोड्स की जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए अगला कदम कैसे उठाएं। इससे पहले इस विषय में, एंटरप्रेन्योर बनने के विषय में, व्यापार क्यों करें, कैसे करें, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैंने कुछ और एपिसोड्स बनाए हुए हैं। वो पुराने एपिसोड्स के लिंक्स इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप क्लिक करके पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सपोर्टर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट की कागजी प्रक्रिया क्या है, कैसे बैंक से फाइनेंस लिया जाएगा, किस किस्म से एक्सपोर्ट से संबंधित शुरुआत से आखिर तक के कागजात तैयार होंगे। आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए ग्राहक कैसे तलाशेंगे, जिन आइटमों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उनको मार्केट तक लोगों को कैसे पहुंचाएंगे कि हमारे पास ये है, हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आखिर में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर आपको मिले पक्के तौर पर, उसके कुछ तयशुदा शर्तिया किस्म के नुस्खे क्या हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी इस विषय में रुचि है तो लाइक और शेयर भी करिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे जब वीडियो कोई अगला एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, इस चैनल पर हमारे कई किस्म के वीडियो आते हैं जिसमें अगर ये व्यापार से संबंधित चर्चाएं हैं तो हिस्ट्री, माइथोलॉजी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, इलाहाबाद से संबंधित बातें, स्टूडेंट डेज की बातें और कुछ लोगों से आपसी डिस्कशन की भी पॉडकास्ट आती है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट अलग है। आप अपनी रुचि की पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट खोलिए और उसको देखिए। तो अब विषय पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, जैसा पहले हमने चर्चा की कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट तो मालूम पड़ गया। उसकी पहली चीज़ ये है कि क्या हम खुद बनाते हैं या किसी से बना हुआ लेंगे। अगर बना हुआ लेंगे तो जहाँ पर उसका उत्पादन होता है वहाँ हमें खुद जाना होगा। और वैसे तो आप अपनी टीम के लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम लोग कोई नया काम शुरू करते हैं तो एक एक चीज़ का बारीकी से खुद को सिर्फ जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, अपितु उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कांच बनाते थे, हम कांच बनाते हैं, अब हमको कांच का एक्सपोर्ट करना है तो जिस ज़माने में मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया था तब ना तो इंटरनेट था और तब तो फैक्स भी शुरू नहीं हुआ था। टेलेक्स था, कैमरे सादा से फ़ोटो खींच के, फ़ोटो लगा के कैटलॉग बना के ले जाते थे। विदेश में जिस देश में गए वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते थे, वहाँ से उस चीज़ के व्यापारियों की लिस्ट लेते थे, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेते थे और वहाँ जाके मिलते थे, ऑर्डर लेते थे। लेकिन बाद में तरीक़ों में बदलाव आया, ट्रेड फेयर्स लगने लगे, इंटरनेट पर सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। इससे बहुत सुविधा हो गई। आपको पहला काम तो ये करना है कि आप जिस प्रोडक्ट
के लिए काम कर रहे हैं उसकी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगी। आपको उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको अगर कोई फेयर होता है, ट्रेड फेयर, जिसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है व्यापार बढ़ाने के लिए, अथवा कोई छूट है, सरकार की स्कीम है, या आपकी समस्या के लिए आपको कोई मदद चाहिए, तो इसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स है, EPCH, कैपेक्सिल है केमिकल्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए अलग है, अगर आप ग्लास की बात करें तो उसकी अलग है, कारपेट की अलग है, और न जाने कितने इंजीनियरिंग गुड्स की अलग है। हर चीज़ की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अलग होती है, जो किसी न किसी भारत सरकार के मंत्रालय से भी संबद्ध होती है, और आपके लिए वहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत प्रोफेशनली मदद की जाती है। आपको उसकी सदस्यता लेनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको ये जानकारी करनी है कि हमने अपना होमवर्क तो कर लिया कि अगर हमें कहीं से बना हुआ माल लेना है तो हमने जाके उस इलाके में रिसर्च की, उसके सप्लायर्स से मिले, बेस्ट रेट्स लिए, और वहाँ पर उनकी मदद लेके, क्योंकि जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो खरीदार के एंड से आपको गाइडेंस मिलने की अभी शुरुआत संभव नहीं है। तो आपको वहीं रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई औरों के लिए आप कैसा माल बना रहे हो। बहुत से लोग नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोग बता देंगे। तो जो डिज़ाइंस चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो फिनिशेस हैं, जो टेक्सचर्स हैं, ये कमोबेश हर प्रोडक्ट में थोड़े थोड़े फ़र्क से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट स्ट्रक्चर चीज़ का, फिनिशेस, कलर्स, टेक्सचर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ प्रोडक्ट का है, तो उसमें मान लीजिए गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो हेडलाइट ग्लासेस हैं ये किस गाड़ी के हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वो आप जहाँ हेडलाइट ग्लासेस बनते हैं आप वहाँ जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको पता करना है कि लोहे या ब्रास में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आप मुरादाबाद, सहारनपुर आदि जाएंगे, या जोधपुर में भी लोहे का काम है, और हर जगह का लोहे का काम फ़र्क है। आप वहाँ जाके पता करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई इस फिनिश का जा रहा है, इस किस्म के छोटे आइटम ऐसे, बड़े आइटम ऐसे जा रहे हैं। आजकल डिमांड में ये फिनिश, ये कलर इस किस्म का ज़्यादा है, और इसका अगर कॉम्बिनेशन है तो ग्लास से ज़्यादा चल रहा है, कि मेटल से चल रहा है, कि स्टोन से चल रहा है, कि वुड और ग्लास चल रहा है। ये सब आपको थोड़ा मार्केट में, सप्लायर्स मार्केट में सर्वे करने से पता चलेगा। प्राइसेस का भी आइडिया लगेगा, डिज़ाइंस का भी आइडिया लगेगा, और उसमें से आपको थोड़ी रिसर्च करके थोड़े से सैंपल्स लेने होंगे। इंटरनेट से सैम्पलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेट समुद्र है। इंटरनेट पर चीज़ें देखने को तो मिलेंगी, लेकिन ये पता करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें से वास्तव में कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है। भले ही इसके लिए बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बट उनकी रिलायबिलिटी मैं कह नहीं सकता। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि हमको ग्राउंड रियलिटी से ही चलना चाहिए। तो हमारे पास सैंपल इकट्ठे हो गए। अब हमको पता ये करना है, तरीका नंबर 1, कि क्या जिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हम मेंबर हुए वो हमारे प्रोडक्ट से संबंधित कोई ट्रेड फेयर का आयोजन करती है, अथवा उसके पास जानकारी है कि किसी और देश में कोई और अथॉरिटी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रोडक्ट से संबंधित कोई ट्रेड फेयर का आयोजन कर रहा है। यदि हाँ, तो हमको उस ट्रेड फेयर में भाग लेना है। अब यहाँ फिर आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप धीरे धीरे आराम से चलना चाहते हैं तो अमूमन साल में
उस प्रोडक्ट लाइन से संबंधित 2 बार फेयर लगता है। एक बार जिसमें प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो प्रोडक्ट हैं जो कि जाड़े के सीज़न के लिए हैं, और एक बार वो प्रोडक्ट्स हैं तो जो जाड़े के सीज़न के हैं उनका फेयर लगेगा जाड़े का सीज़न ख़त्म होने के बाद अगले साल के लिए, क्योंकि इसका साइकिल लंबा होता है। ऑर्डर आएंगे, फिर आप माल बनाओगे, फिर आप माल बना के भेजोगे। अब मान लीजिए आपको क्रिसमस सेल के लिए कोई माल भेजना है, तो उसकी प्रक्रिया ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च अमूमन इस समय पर आपको उन चीज़ों का ऑर्डर मिलेगा। सैंपल डेवलपमेंट होगा, फिर अप्रूवल होगा, ऑर्डर आएगा, ये सब प्रक्रिया होते होते फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर निकल जाएगा। अब आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपको जून एंड जुलाई तक वो ऑर्डर सप्लाई करना होगा, क्योंकि चाहे यूरोप जाना हो माल, चाहे अमेरिका जाना हो, यूरोप के माल आपके यहाँ से निकल के शिपमेंट होके जहाज़ में लद के और कंटेनर के ग्राहक के यहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। इसी तरह से अमेरिका में 2 हफ्ते और ज़्यादा मान लीजिए। तो आपने अगर जून में माल कोई भेजा तो वो जुलाई छोड़ के अगस्त तक में पहुंचेगा। फिर उनके यहाँ जो इम्पोर्टर है वो होलसेलर को देगा, होलसेलर फिर रिटेलर्स तक पहुंचाएगा, तो अक्टूबर नवंबर तक वो माल पहुंचेगा, फिर नवंबर दिसंबर में सेल होगी। ये पूरा साइकिल होता है इसका। इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो आपको ये भी जब आप इस काम को शुरू करते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर क्रिसमस के सीज़न के लिए फेयर लग रहा है तो आप ये ना सोचें कि जनवरी फरवरी में लग रहा है तो हम गर्मी का माल, गर्मी के कलर्स रखेंगे, स्प्रिंग के कलर्स रखेंगे। और इंजीनियरिंग गुड्स में या और जो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ये टेक्निकलिटीज़ नहीं हैं, उसमें उनके सीज़न के हिसाब से, उनके इलाके के हिसाब से, हर जगह की, हर प्रोडक्ट की एक अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, डिमांड जिस पर बेस करती है। और सप्लाई में भी होता है। हमारे यहाँ जैसे है त्यौहार होते हैं, उस समय सप्लाई में गड़बड़ हो सकती है। वो सब आपको बैकअप रखना होगा। तो आपने कुछ सैंपल इकट्ठे कर दिए, कैटलॉग भी बना लिया, वेबसाइट भी बना लीजिए, उस पर ऑनलाइन कर भी दीजिए। लेकिन इसमें भी आप ये सावधानी रखिए कि अगर आपने वेबसाइट पर अपने सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए तो कॉपी होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारी दुनिया मार्केट है, कौन कॉपी कर ले पता नहीं है। तो आपको ये अपना रखना है कि कुछ आपके, जिसको कहना चाहिए कि जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर डालिए, बट असली वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बेचने हैं, वो ग्राहक के हिसाब से ही आपको दिखाने होंगे। अब क्या होता है कि जब आपको मालूम पड़ गया कि हाँ भाई ये ट्रेड फेयर लग रहा है, तो या तो आप ये करिए कि जहाँ वो ट्रेड फेयर लग रहा है पहले एक सीज़न उस ट्रेड फेयर को एज विजिटर विजिट करिए। जब आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तरह का माल बेचने वाले कितने लोग बेच रहे हैं और उनके क्या क्या वेरिएशंस हैं। आपको देख के बहुत अंदाज लगेगा। आप वैसे करिए या आप सीधे फेयर में चले जाइए, तो अपने प्रोडक्ट रखिए, ग्राहक आएंगे, फिर आपको इंक्वायरी देंगे। आपका क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरी भी टाइम से होनी चाहिए और प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, लेकिन नुकसान में बेचने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल करेंसी में होता है और अमूमन डॉलर में होता है, तो कई बार क्या होता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन होता है। तो हमको प्राइसिंग में ये ध्यान रखना होता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन के लिए हमारा नुकसान ना हो जाए। हालांकि एक्सपोर्ट में संभावना कम होती है, क्योंकि अमूमन मेरा अनुभव ये रहा है, जब से मैं इस व्यापार को कर रहा हूँ, मैंने व्यापार शुरू किया था तो डॉलर लगभग 26-27 रुपये का हुआ करता था, बल्कि 25 साढ़े 25 का ही था।
और अब 83 रुपये का डॉलर है। लेकिन कई ग्राहक भी इतने होशियार होते हैं कि उनको मालूम होता है कि उनकी करेंसी एप्रिशिएट करेगी और इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, तो इसका उनको वो आपको पूरा लाभ नहीं लेने दें, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप रुपए में तय करो, उस दिन के करेंसी ऑर्डर को प्राइसिंग आप रुपए में तय करिए और उस दिन के करेंसी रेट से एक्सचेंज कर देंगे। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है। तो अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमें फेयर में लगा के, फेयर में जाके व्यापार लेना है। अपने देश में फेयर लगाएं या दूसरे देश में फेयर लगाएं। जब आप फेयर में व्यापार लेंगे, इंक्वायरी लेंगे, सैंपल भेजेंगे, ऑर्डर आएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा मैं पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और रोल आता है बाइंग एजेंसीज का, जिसकी चर्चा मैं आगे के एपिसोड्स में करूँगा। बस यहाँ इतना आपको बता रहा हूँ कि बाइंग एजेंट भी होते हैं और उनका भी आपके व्यापार में अधिकांश प्रोडक्ट्स में एक अहम रोल होता है। आगे के एपिसोड में बाइंग एजेंट्स की भी चर्चा करूँगा। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हैंडीक्राफ्ट से संबंधित फेयर कौन कौन से विश्व के प्रसिद्ध फेयर हैं और आपको क्या करना चाहिए फेयर लगाने के पहले, फेयर लगाने के दौरान और फेयर लगाने के बाद। मैं आपको ये भी आगे के एपिसोड में बताने जा रहा हूं कि अगर हम फेयर नहीं लगा रहे हैं तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम व्यापार ले सकते हैं। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए। आपको इन विषयों से संबंधित कोई इंक्वायरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए। अगर संभव होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका आपको उत्तर भी दूं, चाहे कमेंट बॉक्स में या अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर अपने बूते पे अपना काम करना है और जॉब सीकर से जॉब गिवर बनना है, हिंदुस्तान ही नहीं, लंदन, पेरिस, जर्मनी, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया जाके व्यापार करना है, वहां के व्यापारियों से व्यापार करना है, तो अगले एपिसोड्स का इंतज़ार करिए। आपको बहुत काम की बातें मालूम पड़ने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। आप बड़े व्यापारी बने, सफल व्यापारी बने और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।